तक हम लोगों ने कंटिन्यू किया था। एम लक्ष्मीकांत का चैप्टर 2 का एमसीक्यू है। और यहाँ पे 41 क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। भारत को एक संविधान देने के लिए प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित कब किया गया? तो ध्यान रखेंगे 22 जुलाई 1947 को, ठीक है। जनवरी 22 1947 को, ठीक है, एक प्रस्ताव, भारत को एक संविधान देना है, इसका एक प्रस्ताव जो था संविधान सभा से क्या किया गया? पारित किया गया, ठीक है। जैसा कि पता है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा, ठीक है, 22 दिसंबर 1947 को पारित किया गया, ठीक है। लेकिन इस प्रस्ताव को, उद्देश्य प्रस्ताव को, जिसको ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन कहते हैं, इसको पारित कब किया गया? सॉरी, इसको क्या बोलते हैं उसको, पेश कब किया गया? तो क्या बताएंगे? 13 दिसंबर 1946 को इसको पेश किया गया था। किसके द्वारा पेश किया गया था उद्देश्य प्रस्ताव को? जवाहरलाल नेहरू। नेहरू जी, बिल्कुल नेहरू जी के द्वारा इसको पेश किया गया था, ठीक है। और नेहरू जी ने जो उद्देश्य प्रस्ताव को जो पेश किया था, यही उद्देश्य प्रस्ताव, ठीक है, पारित कब कर दिया जाता है? क्या बताएंगे? 22 जनवरी, ठीक है, 1947 को, ठीक है। ध्यान रखना। उद्देश्य प्रस्ताव क्या है? उद्देश्य प्रस्ताव ने संविधान के इसके मार्गदर्शी सिद्धांत तथा दर्शन दिए। मतलब उद्देश्य प्रस्ताव ही आगे चल के क्या बन गया? इसी का थोड़ा सा खंडित रूप की बात करेंगे। वो क्या है? प्रस्तावना है। प्रेम्बल जो आप देखते हो, क्या उद्देश्य प्रस्ताव ही है, वही प्रेम्बल बना आगे चल के, ठीक है। और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इस प्रस्ताव को क्या किया था? स्वीकार कर लिया था। संविधान सभा के अंतिम बैठक की सही तिथि क्या है? जिस दिन अंतिम बैठक होती है, ठीक है, तो ये 24 तारीख की थी, ठीक है। 24 जनवरी 1950 को जब अंतिम बैठक होती है, इस दिन तीन चीजें की जाती। क्या क्या चीज किया जाता है? जब पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था, कौन कौन सी तीन चीजें हुई थी? सर, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रपति, ये राजेंद्र प्रसाद बिल्कुल, को ठीक है। तो ध्यान शपथ में, दिलाई। राष्ट्रीय गान, ठीक है, उसके बाद राष्ट्रीय गीत, और साथ में राष्ट्रपति जी को क्या होता है? सुन लिया जाता है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था इसको याद करने के लिए? ट्रिपल आर, ठीक है। मूवी का नाम है ना, तो इससे आप चाहोगे तो आराम से याद कर सकते हो, ठीक है। तो इसी दिन अंतिम बैठक हुई थी, ठीक है। और इसी दिन संविधान सभा पे क्या हुआ था? आप देखोगे तो इसी दिन अंतिम बैठक हुई थी। और इसी संविधान सभा को आगे चल के, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को पूरी तरीके से लागू कर दिया गया। और जिस दिन संविधान सभा लागू हुआ, उस दिन हम लोग क्या कहलाए? किस देश के नागरिक कहलाए? भारत के ना। भारत के नागरिक पहले से नहीं थे क्या? गणतंत्र देश के नागरिक क्या हो जाएगा? हम लोग गणतंत्र हो गए। क्या होगा? गणतंत्र। स्वतंत्र नहीं बोलोगे। स्वतंत्र हम लोग कब हुए थे? 1947 में ही हुए थे। इस समय हम लोग क्या हो गए? गणतंत्र हो गए, ठीक है। यस सर। ध्यान में रखना है, क्या हो गया हम लोग? तो गणतंत्र हो गए। इसको आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, गणतंत्र और स्वतंत्रता में अंतर है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और हमारे संविधान को बनने में लगभग 3 वर्ष लगे थे। 2 वर्ष 11 महीने और कितने दिन लगे थे? 18 दिन लगे थे, ठीक है। तारीख इंपॉर्टेंट है। अंतिम बैठक की बात करें, कितने हुए थे? ठीक है, तो 24 जनवरी 1950 को हुए थे, ठीक है। संविधान सभा की 24 तारीख वाला जो बैठक को जोड़ेंगे तो 12 अधिवेशन हो जाता है। वैसे 11 अधिवेशन टोटल हुआ था, लेकिन 24 जनवरी को ना थोड़ी सी ही समय के लिए बैठक हुई थी। इसको काउंट करने के बाद 12 अधिवेशन होते हैं, ठीक है। अब आते हैं, देखिए, भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? तो अभी जस्ट मैंने इस पे चर्चा किया, बता दोगे कितना समय लगा? 2 से 11 महीना। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा, ठीक है। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा ने कितने अधिवेशन किए थे? क्या बताओगे? जस्ट अभी ऊपर हमने चर्चा किया, कितने अधिवेशन थे? 12। 12। 12 अधिवेशन, वेरी गुड, बहुत अच्छे, ठीक है। भारत के संविधान निर्माण के लिए बुलाई गई भारत की संविधान सभा ने गोपीनाथ बारदोलोई की अध्यक्षता में एक उप समिति नियुक्त किया था। इस समिति का निम्नलिखित में से कौन सी अनुशंसा या फिर अनुशंसाएं दी गई थी? ये वो क्या, किस लिए गोपीनाथ बारदोलोई जी के? तो ये ध्यान में रखना, ये जो थी ना आपका उत्तर पूर्व भारत के राज्य क्षेत्रों का सीमांकन, या फिर उत्तर पूर्व सीमांत असम जनजाति अपवर्जित क्षेत्र के लिए छठी अनुसूची, या फिर असम के समस्त स्वायत्त जिलों का जिला परिषदों का गठन, या फिर उत्तर पूर्व सीमांत जनजाति और अपवर्जित क्षेत्र के लिए 5वीं अनुसूची। तो इसका आंसर आपका सी लिया है, ठीक है। सी में क्या है? तो 2 और 3, ठीक है, ध्यान में रखना। मतलब असम के समस्त स्वायत्त जिलों में जिला परिषदों का गठन, ठीक है, और उत्तर पूर्व सीमांत जनजाति अपवर्जित क्षेत्र के लिए छठी अनुसूची। 6 शेड्यूल फॉर द नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया, ठीक है। ये गोपीनाथ बारदोलोई की बात करेंगे तो किस राज्य के मुख्यमंत्री बने थे आगे चल के? असम के। गोपीनाथ बारदोलोई असम के। के, ठीक है, ये असम के प्रथम मुख्यमंत्री थे, ठीक है। गुवाहाटी गुवाहाटी एयरपोर्ट का नाम क्या है? गोपीनाथ बारदोलोई।
हाँ ठीक है, गोपीनाथ बादुलो जी के नाम पे ही है। ठीक है, ये भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और असम के प्रथम मुख्यमंत्री थे। इनको आधुनिक असम का क्या मानते हैं, निर्माता भी मानते हैं। ठीक है, इनकी अध्यक्षता में संविधान निर्माण सभा में एक उप समिति गठित हुई थी। ठीक है, जिसकी कुछ अनुशंसाएं थी। अनुशंसा जो थी इस प्रकार से थी: असम के समस्त स्वायत्त जिलों में जिला परिषद का गठन किया जाए। उत्तर पूर्व सीमांत असम जनजाति अपवर्जित क्षेत्र के लिए छठी अनुसूची ध्यान में रखना। इनमें से कौन से संविधान सभा की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था, तो ध्यान रखेंगे बीएन राव साहब जो थे क्या थे, संवैधानिक सलाहकार थे। ये क्या थे, तो प्रारूप समिति के सलाहकार नहीं थे, क्या थे, संवैधानिक सलाहकार थे। ध्यान में रखना है। मोहम्मद सादुल्ला थे, के एम मुंशी थे, आयंगर साहब भी थे। ठीक है, प्रारूप समिति में ये नहीं थे। ठीक है, प्रारूप समिति का गठन कब हुआ, क्या बताएंगे, तारीख कौन सी है जहां पे प्रारूप समिति का गठन हुआ? 29 अगस्त 29 अगस्त। आज ही है ना 29 अगस्त सर? नहीं सर, आज तो 30 हो सर गया। आज 30 हो 30 गया। अच्छा अगस्त 30, है। कल है 29 था नहीं? तो जी 29 अगस्त 1947 को क्या हुआ था, प्रारूप समिति का गठन हुआ था। ये सबसे महत्वपूर्ण समिति थी। ठीक है, इसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी, 7 थी। सात। ठीक है, तो 7 अध्यक्ष को लेकर थी या फिर अध्यक्ष को छोड़कर 7 थी, क्या बताएंगे? अध्यक्ष को लेकर। अध्यक्ष को अध्यक्ष को लेकर। लेकर। ठीक है, अध्यक्ष की बात करेंगे तो अंबेडकर साहब अध्यक्ष थे, एनजी आयंगर साहब थे, के एम मुंशी थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला था, एन माधव राव। ठीक है, लेकिन एन माधव राव किनके स्थान पे आए थे, बीएल मित्र के स्थान पे। बीएल मित्र का क्या हुआ था, तबीयत खराब हो गया था, इनका देहांत हो गया था। क्या हो गया था? इनका तबीयत खराब था, हाँ, अस्वस्थ स्वास्थ्य, थे। हाँ स्वास्थ्य कारणों से इन्होंने क्या किया था, त्याग पत्र दे दिया था। ठीक है, और टीटी कृष्णमाचारी जो थे डीपी खेतान की मृत्यु के बाद आए थे। डीपी खेतान की मृत्यु की बात करेंगे तो 1948 में डीपी खेतान का क्या हो गया था, डेथ हो गया था। ठीक है, निधन। ध्यान रखना है। हाँ। हाँ, और बात करेंगे संविधान का प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था, बीएन राव के द्वारा तैयार किया गया था, अंबेडकर जी के। ठीक है, अंबेडकर जी के पैरेलल में ये भी क्या थे, ग्रेट पर्सनालिटी थे। ठीक है, तो इनका नाम काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये क्या थे, तो संवैधानिक सलाहकार भी थे। भारत की प्रारूप समिति में सम्मिलित सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो ध्यान रखना है 7 थी। कितनी थी, 7 सदस्य थे। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे, तो जवाहरलाल नेहरू नहीं थे ना, सरदार पटेल भी तो नहीं थे। ठीक है, तो कौन थे, तो बाकी थे। ठीक है, तीसरा नंबर 1 और 3। ठीक है, ठीक है, सरदार पटेल नहीं थे और ये नहीं थे। बाकी दोनों के दोनों ऑप्शन की बात करेंगे, आपका क्या है, सही है। अब आते हैं हम लोग देखेंगे संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया, प्रारूप समिति कब बनी थी, क्या बताएंगे? 29 अगस्त बिल्कुल, 1947। 29 अगस्त 1947 को क्या हुआ था, प्रारूप समिति बना था। ठीक है, ध्यान में इसको रखना है। अब आते हैं कौन सा नेता संविधान की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था, तो जवाहरलाल नेहरू तो नहीं थे ना, अम्बेडकर जवाहरलाल नहीं जी थे, थे। बीएल मित्तर साहब भी थे, मोहम्मद सादुल्ला भी थे, लेकिन ये जवाहरलाल नेहरू साहब नहीं थे। ठीक है, इनमें से कौन भारत के संविधान की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था, तो क्या बताएंगे, तो गांधी जी तो थे ही नहीं। ठीक है, संविधान सभा में ही नहीं थे गांधी जी। कहते हैं सर भारत में उस समय समकालीन भारत का उस समय जितने भी ग्रेट पर्सनालिटी था सबके सब संविधान सभा में थे, सिवाय गांधी जी को छोड़ के। ठीक है, अब आते हैं भारत के संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष की बात करेंगे तो बता ही दोगे आप लोग क्या हो जाएगा, तो अंबेडकर जी की बात करेंगे तो क्या थे, संविधान सभा के प्रारूप समिति के क्या थे, तो अध्यक्ष थे। ठीक है, अब आते हैं भारतीय संविधानों के, ठीक है, मूल अधिकारों को अंतिम रूप देने के लिए संविधान निर्मात्री सभा का नियुक्त समिति के अध्यक्ष की बात करेंगे, कौन थे, तो क्या बताएंगे, क्या था ये ड्राफ्टिंग, सॉरी सर ये नहीं सरदार नहीं पटेल था? नहीं मूल अधिकार नहीं है, सरदार पटेल। मूल अधिकार है ना, सॉरी सॉरी, मूल अधिकारों को अंतिम रूप के संविधान निर्मात्री सभा को नियुक्त समिति के अध्यक्ष की बात करेंगे, ऑप्शन इधर होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे इनके आंसर, तो इनके आंसर हो जाएंगे सरदार पटेल। अब आते कुछ समिति के ऊपर बात कर लेते हैं। तो संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो अध्यक्ष होगा वही ना सदन का संचालन करेगा। सदन समिति की बात करेंगे पट्टाभी सीतारमैया। राज्यों से संबंधित संघ संविधान समिति, तो संघ संविधान समिति या राज्यों से संबंधित समिति जवाहरलाल नेहरू। मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक एवं जनजातीय अपवर्जित क्षेत्रों से संबंधित सलाहकार समिति सरदार पटेल। प्रारूप समिति, ठीक है, अंबेडकर जी। अल्पसंख्यकों की उप समिति एस.सी. मुखर्जी। मौलिक अधिकार की उप समिति जेबी कृपलानी। कार्य संचालन समिति, ठीक है, ध्यान रखेंगे के मुंशी। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आते संविधान सभा के मूलाधिकार समिति का अध्यक्ष कौन था, तो ध्यान रखें क्या हो जाएंगे, तो सरदार पटेल। ठीक है,
संविधान सभा के मौलिक अधिकारों हेतु गठित सलाहकार समिति का गठन संविधान सभा के मौलिक अधिकारों के हेतु गठित सलाहकार समिति का निम्न में से कौन सा अध्यक्ष था, तो क्या बताएंगे? वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? प्रांतीय संविधान समिति। सरदार वल्लभ भाई पटेल। और संघीय संविधान समिति? संघीय वाला में नेहरू जी। ठीक है। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, सरदार पटेल। ठीक है। बताना है निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? आ गया प्रश्न जो मैंने पूछा, जो जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। अब यहाँ पे मिलान करना है, फंडामेंटल राइट, कार्य संचालन, संघ शक्ति, प्रारूप समिति। तो मिलान कर ही दोगे। प्रारूप समिति में क्या हो जाएगा? अंबेडकर। संघ शक्ति में जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। कार्य संचालन में के मुंशी। और मूल अधिकार में, ठीक है, क्या नाम है? पटेल साहब। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। अब आते हैं इधर, चलते हैं, बात करते हैं। हाँ, बताना है आपको संविधान निर्माती परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष की बात करेंगे तो राजेंद्र बाबू थे। ठीक है। और एक जो था ना, ध्यान रखिए, इसको लिखा रहा था सीधे झंडा नहीं लिखा, लिखा गया तथार्थ झंडा समिति। ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र बाबू। ठीक है। 22 जुलाई 1947 को भारतीय ध्वज को क्या किया गया? स्वीकार कर लिया गया, जिसका नाम क्या था? तिरंगा। ठीक है। तिरंगा की बात करेंगे तो इसको तैयार किसने किया था? किसने तैयार किया था तिरंगा को? पिंगली बकैया ने। किसने तैयार किया था? पिंगली बकैया ने। ठीक है। हमारा तिरंगा जो है 3-2 के अनुपात में है। ठीक है। ये 3 है और ये की बात करेंगे 2 है। ठीक है। ध्यान रखना है। ठीक है। बीच में आपको क्या देखने को मिलेगा? बीच में तो एक अशोक चक्र है। ठीक है। जिसमें कितनी तीलियां है? जिसमें 24 तीलियां है। ठीक है। सबसे नीचे क्या होता है? तो सबसे नीचे हरा होता है। ठीक है। बीच में क्या होता है? तो केसरिया होता है। ठीक है। बीच में, सॉरी, सफेद है ना, मिस्टेक। ठीक है। बीच में सफेद। ठीक है। ऊपर में क्या होता है? केसरिया। ठीक है। इसको डिजाइन जो तैयार किया था उनका नाम क्या था? पिंगली बकैया। ठीक है। और कहाँ के रहने वाले थे? आंध्र प्रदेश के ना। हाँ, आंध्र प्रदेश के रखने वाले थे पिंगली बकैया साहब। ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। संविधान की प्रारूप समिति के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो प्रस्तावना का प्रस्ताव वही उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू ने इसको रखा था, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग चलेंगे आगे, देखते हैं। तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान के उद्देश्य प्रस्ताव को प्रारूप समिति के सम्मुख पेश किया, जिसको 22 जनवरी 1947 को पारित कर दिया गया। ठीक है। भारत के संविधान के निम्नलिखित उपबंधों में से कौन से 26 जनवरी 1949 को प्रभावी हुआ? बता दीजिए क्या क्या हुआ, तो क्या बताएंगे? नागरिकता और निर्वाचन भी। बिल्कुल ठीक है। तो नागरिकता निर्वाचन की बात करें, और क्या क्या था? और कुछ लग रहा है इसमें से? I don't know. ठीक है। तो इस पे हम लोग थोड़ा देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले निर्वाचन तो था, नागरिकता को भी रखा गया। आपात शक्तियां, न्यायिक शक्तियां की बात करेंगे तो ये दोनों नहीं थे। ठीक है। देखेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा द प्रस्तुत, जो जिसको प्रस्तुत, इसको क्या बोलते हैं? द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली भी पास प्रस्ताव कब पारित हुआ? 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ। इस पर अध्यक्ष एवं सदस्यों के हस्ताक्षर करा लिए गए। ठीक है। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अधिनियमित एवं अंगीकृत किए गए संविधान में प्रस्तावना था, एक प्रस्तावना था। कितने? एक प्रस्तावने थे। 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग था, अनुसूची 8 ही थे। ठीक है। अभी अनुसूची 12 है, उस समय 8 थे। ठीक है। इस दिन संविधान के कुछ अंश जैसे नागरिकता, निर्वाचन, तथार्थ संसद, ये सारे के सारे जोड़ दिए गए। ठीक है। तदर्थ संसद भी जोड़े गए। अब इसमें कौन कौन आर्टिकल? 5, 6, 7, 8, 9 कंटिन्यू है, 60 है, 324, 366, 367, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393। ठीक है। अब बोले जाएगा ये सारे अनुच्छेद को लागू करने के लिए जिस अनुच्छेद का प्रयोग किया गया उसका नाम है 394। मतलब 394 के ये कितने लागू हुए थे? टोटल 15 लागू हुए थे। 15 ही थे ना जी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। हाँ ठीक है, वही 15 हो गया। 394 के काउंट कीजिएगा तो 16 हो जाएगा।
चलिए ये नहीं पूछता 15 हुए थे कि 16 हुए थे, एग्जाम में पूछेगा बताओ कौन नहीं हुआ था, ठीक है। कौन नहीं हुआ था तो इसमें कुछ अनुच्छेद दिया हुआ आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। और 26 जनवरी 1950 को शेष संविधान जो था शेष भारत में लागू हुआ, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया और इसी उपलक्ष्य में क्या था, इस दिन को चुना गया, तो इसको आपको ध्यान में रखना है, काफी अधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है, भूलना नहीं है। आप चलते हैं, हम लोग आगे चलेंगे तो देखेंगे कौन सा प्रश्न है, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान लागू हुए, ठीक है। तो क्या हुआ, सिटीजनशिप तो था, ठीक है, इलेक्शन भी था, अस्थायी क्या अस्थायी संसद भी था, ठीक है। आप देखोगे अस्थायी संसद क्यों था, क्योंकि आप देखोगे भारत में चुनाव कब होता है, 1951 और 1952 में तो चुनाव होता है ना, इसी समय ना। तब तक जो संसद जो थी, संसद हमारा जो संविधान सभा जो थी वो अंतरिम संसद के तौर पे काम कर रही थी। किस तौर पे, तो अंतरिम संसद के तौर पे काम कर रही थी, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो संविधान सभा अंतरिम संसद के तौर पे कब से कब तक काम कर रही थी, 1950 से लेके 1951 तक, जब तक चुनाव नहीं हुआ, क्योंकि हमारा जो पहला जो लोकसभा का समय काल क्या है, क्या बताओगे, 1952 से लेके 1957 तक, मतलब पहला लोकसभा का समय काल ये है। तो देश में 2 वर्ष 3 वर्ष कैसे देश चल रही थी, तो जो हमारे संविधान सभा के जो सदस्य जो थे वही हमारे अंतरिम संसद के तौर पे भी सदन को चला रहे थे, ठीक है। तो इसीलिए अस्थायी संसद, प्रोविजनल पार्लियामेंट्री के जो संबंधित आर्टिकल थे इनको भी लागू कर दिया गया, ठीक है। तो 1 2 3 आपका क्या है, सही आंसर है। हमने बताया था ना कि जब संविधान सभा जो थी वो 2 तरह से काम करती थी, एक जो थी संविधान सभा के तौर पे काम कर रही थी, और एक जो था संविधान सभा अस्थायी संसद के तौर पे काम कर रही, ठीक है। जब संविधान सभा के तौर पे काम करती थी तो इसके अध्यक्ष कौन होते थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जब संविधान सभा जब अस्थायी संसद के तौर पे काम करती थी इसके अध्यक्ष बदल जाते थे, कौन बन जाते थे, जेवी चेयरमैन से जीबी मालंकर, ठीक है। तो संविधान सभा, ठीक है, 1 टिकट में 2 2 शो का काम कर रही थी, ठीक है। वो संविधान बनाने वाली सभा भी थी और वो देश चलाने वाली क्या थी, संसद भी थी, क्योंकि भाई उस समय भी तो देश को चलाने के लिए रूल रेगुलेशन चाहिए ना, इसके लिए संसद के तौर पे भी काम कर रही थी, क्योंकि हमारे देश में चुनाव तो 1951-52 में होता है ना, और उससे पहले हम लोग आजाद 47 में हो गए, तब तक वही संविधान सभा है संसद के तौर पे भी सारे कार्यों को निष्पादित कर रही थी, ठीक है। अब बोलोगे सर हमारा देश उस समय चल कैसे रहा था, तो वही 1935 के जो भारत शासन अधिनियम जो था इसी के आधार पे चल रही थी, ठीक है, जब तक हमारा संविधान बनकर लागू नहीं हुआ, ठीक है। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से उपबंध तत्कालीन प्रभाव से 26 नवंबर 1949 से प्रवर्ती हुआ था, मतलब क्या क्या हो गया था, तो ध्यान, निर्वाचन हो गया था, ठीक है, नागरिकता हो गया था, उसके बाद बात करेंगे 2 ही चीज ना, नागरिकता तो ऑप्शन में है ही नहीं, ठीक है, इलेक्शन है और नागरिकता भी है, सॉरी, नागरिकता और इलेक्शन 2 ही होना चाहिए, क्या आंसर लिया, 1 और 3। फेडरल सिस्टम बाद में आएगा, अपवाद उपबंध बाद में आएगा, ठीक है। भारत का संविधान कब लागू हुआ, क्या बताओगे, ठीक है, भारत का संविधान कब लागू हुआ, तो यहाँ पे इसका आंसर लिया है, ठीक है, 26 जनवरी 1950, लेकिन कहीं कहीं 26 नवंबर 1949 भी ले लेता है, ठीक है, क्योंकि इस दिन, क्योंकि कहीं कहीं पे ना पूर्ण लगाया रहता है, ठीक है। तो भारत का संविधान तो आंशिक रूप से लागू था 26 नवंबर 1949 को ही हो गया था, लेकिन पूरी तरीके से लागू जो था भारत का संविधान कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को हुआ था, ठीक है। क्या, हाँ कह सकते हैं, से अपनाया गया था, अधिसूचित किया गया था, हाँ लागू अगर कहेंगे तो मूल रूप से कहीं कहीं पे इसका आंसर लिए हुआ है 26 नवंबर 1949, लेकिन जब दोनों ऑप्शन में रहे तो आपको इसके साथ ही जाना है, ठीक है। अब आता भारतीय संविधान को संविधान सभा अंगीकृत कब किया गया था, अब देखिए इसको चेंज कर देगा तो अंगीकृत में क्या हो जाएगा, तो 1949 वाला, ठीक है। अब आते हैं यार, देखिए इसका आंसर क्या लिया है, सी, ये क्या है, ये गलत है, डॉक्टर 1949 नहीं होगा, मिस्टेक है, ठीक है, यही होगा, गलत आंसर है, इस पे ध्यान दें। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था, क्या बताएंगे, किसके द्वारा, तो संविधान सभा के द्वारा, ठीक है। संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अधिनियमित किया किसके बिहाफ पे, तो जनता के, ठीक है, मतलब भारत की संप्रभुता किसमें निहित है, तो भारत की संप्रभुता भारत की जनता में निहित है, ठीक है, ध्यान में रखना, मतलब जनता ने संविधान को अधिनियमित भी किया है, अपनाया भी है, खुद को सौंपा भी है, ठीक है, मतलब खुद के ऊपर लागू भी किया है, ठीक है, भारत के संविधान के संदर्भ में ऐसे कहते हैं। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने के निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि क्या था, क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 ईस्वी में स्वतंत्रता दिवस के रूप में क्या किया था,
बनाया था, ठीक है, ध्यान में रखना है। अब आते हैं निम्नलिखित सॉरी लिखित और अलिखित संविधान के बीच में प्रमुख अंतर क्या होता है, ठीक है। लिखित संविधान देश में सभी संवैधानिक विषयों का औपचारिक स्रोत है, अलिखित संविधान अनौपचारिक स्रोत नहीं है। लिखित संविधान पूर्णतः संहिताबद्ध होता है, जबकि अलिखित संविधान नहीं होता है, ठीक है। दो तो ध्यान सही में है। रखेंगे, तो इसका आंसर क्या लिया है, दोनों ही लिया है, दोनों सही है, ठीक है। तो बताइए कोई ऐसा देश बताइए जिस देश में अलिखित संविधान है, मतलब वहां का संविधान नहीं लिखा गया है, ठीक है। यूएस सर तो ब्रिटेन हो गया, फिर न्यूजीलैंड भी है, इजराइल भी है, कनाडा भी है। हाँ ठीक है, जनरली जो आपको जो पता होना चाहिए, ब्रिटेन का नाम बिल्कुल पता होना चाहिए, ठीक है। और भी बहुत सारे देश है, लेकिन ब्रिटेन का जनरली हम लोग ब्रिटेन से काफी कनेक्ट कर पाते हैं ना, क्योंकि हमारे सिस्टम का बहुत कुछ वहां से लिया गया, तो ब्रिटेन ऐसा देश है, ठीक है। लिखित और लिखित संविधान के बीच प्रमुख अंतर यह है कि लिखित संविधान पूर्णतः संहिताबद्ध होता है, जबकि अलिखित संविधान नहीं होता। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है, बहुत बृहद है, समग्र है और विस्तृत दस्तावेज वाला है। पता निम्नलिखित में से कौन सा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का लक्षण नहीं है। धर्मनिरपेक्ष, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकुलर स्टेट का लक्षण कौन सा नहीं है। यह धर्मतंत्र को अस्वीकार करता है, इट्स रिफ्यूज हेरोसी। यह धर्म को राष्ट्र से अलग कर रखता है, ठीक है। एक राष्ट्र को धर्मनिरपेक्ष होने के लिए अवश्य ही लोकतांत्रिक होना चाहिए, उनको अवश्य ही धार्मिक संघर्ष रोकना चाहिए, धार्मिक समन्वय बढ़ाना चाहिए। क्या सही लग रहा है बताइए, धर्मनिरपेक्ष राज्य का लक्षण कौन सा नहीं है। हम्म ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, इसका बात करेंगे तो सी ऑप्शन गलत है, ठीक है। एक के राष्ट्र को धर्मनिरपेक्ष होने के लिए अवश्य ही लोकतांत्रिक होना चाहिए, ऐसा नहीं है। कोई भी राष्ट्र लोकतांत्रिक नहीं है फिर भी वो सेकुलर हो सकता है, ठीक है। बहुत सारा राष्ट्र, ठीक है, मतलब वो लोकतांत्रिक नहीं है फिर भी वो सेकुलर हो सकता है, तो ऐसा कोई नहीं है, ठीक है। बाकी कोई धर्मनिरपेक्ष राज्य होने के लिए लोकतांत्रिक होना भी जरूरी नहीं है। कोई लोकतांत्रिक राज्य अगर है तो कोई जरूरी भी नहीं उसे धर्मनिरपेक्ष होगा भी, ठीक है। तो दोनों में थोड़ा अंतर है। लोकतांत्रिक राज्य के लिए धर्मनिरपेक्ष होना थोड़ा आसान हो जाता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। इससे अगर धर्मनिरपेक्ष होने के लिए राज्य को लोकतांत्रिक होना चाहिए, ठीक है। बाकी सारे के सारे ऑप्शन की बात करेंगे, सही है, ठीक है। एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के लिए आवश्यक नहीं कि वह सिर्फ लोकतांत्रिक हो। साम्यवाद या फिर राजतंत्रीय व्यवस्था भी एक राज धर्मनिरपेक्ष हो सकता है, ठीक है। जैसा कि अशोक के समय आप देखोगे, अशोक क्या था, मतलब पास्ट में थोड़ा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, वहां पे राजतंत्रीय व्यवस्था थी कि नहीं। लेकिन अशोक के समय आप देखोगे तो उसमें बौद्धिज्म भी थे, सनातनी भी थे, हिंदुज्म भी थे, इस्लाम तो डेट टाइम था नहीं। तो वो भी एक लोकतांत्रिक राज्य, मतलब एक राजतंत्र वाला राज्य भी, ठीक है, क्या हो सकता है, सेकुलर हो सकता है। नेपाल क्या है, नेपाल का एग्जाम नहीं लूंगा। भूटान राजतंत्रीय है ना, वहाँ पे राजा होता है ना अभी भी, लेकिन वो भी एक सेकुलर स्टेट है। ऐसा नहीं से किसी उसने अपना कोई अपना राज्य धर्म घोषित नहीं कर रखा। अब आते हैं, भारत एक गणतंत्रात्मक राज्य है। इंडिया इज ए रिपब्लिकन स्टेट बिकॉज, क्यों है भारत एक, तो ध्यान में रखेंगे क्योंकि यहाँ पे इसके जो राजाध्यक्ष जो होते हैं, मतलब हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, उनको इलेक्टेड किया जाता है। उनको इलेक्टेड किसके द्वारा किया जाता है, ध्यान में, कि जनता के प्रतिनिधि के द्वारा। क्योंकि हमारे यहाँ जो स्टेट हेड जो होते हैं ना, वो इलेक्टेड तो होते हैं लेकिन इनडायरेक्ट रूप से होते हैं। कैसे होते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में पब्लिक वोट नहीं डालता है, ठीक है। हमारे जो प्रतिनिधि जो होते हैं, लोकसभा के सदस्य फिर विधानसभा के सदस्य जो होते हैं, वो उनके द्वारा वो चुने जाते हैं, ठीक है। तो गणतंत्रात्मक राज्य वो होता है जहां शासन का प्रधान निर्वाचित होता है, ठीक है। निर्वाचित होने के दोनों कैटेगरी हो सकते हैं, या फिर प्रत्यक्ष रूप से हो सकता है या फिर अप्रत्यक्ष रूप से हो सकता है। जहां राजतंत्रात्मक राज्य वो होता है, तथा राजतंत्रात्मक राज्य वो होता है जहां शासन का प्रधान वंशानुगत होता है, ठीक है। मतलब जहां पे पिता की मृत्यु के बाद फिर उसका पुत्र क्या हो जाए, शासक हो जाए, ठीक है। इस प्रकार भारत एक गणतंत्र है, जबकि ब्रिटेन की बात करेंगे तो राजतंत्र है। लेकिन ब्रिटेन किस प्रकार का राजतंत्र है, राजतंत्र को भी कई कैटेगरी में बांटा गया। संवैधानिक राजतंत्र है, कैसा राजतंत्र है, संवैधानिक राजतंत्र में राजा है, लेकिन राजा भी संविधान के नियमों से क्या है, बंधा हुआ है। ऐसा नहीं कि राजा का मन हुआ था उसको बुला उसको फांसी दे देते, ऐसी वाली कहानी नहीं, ठीक है। राजा भी क्या है, संविधान के नियमों से बैठा हुआ, बंधा हुआ। इसलिए ब्रिटेन को क्या बोलेंगे, संवैधानिक राजतंत्र। पहले के राजा सबको देखते थे ना, सवेरे सवेरे उठा मूड खराब हुआ तो किसी को भी फांसी दे दिया, कुछ भी दे दिया, तो वैसा वाला नहीं है। अभी क्या है, राजा तो है लेकिन संविधान है। भूटान क्या है, भूटान भी संवैधानिक राजतंत्र है, ठीक है। भारत का संविधान गणतंत्रीय है, क्यों है, क्योंकि भाई यहाँ पे क्या है, और ऑप्शन देखेंगे तो पता चलेगा, क्या, कोई वंशानुगत तत्व नहीं है, ठीक है। मतलब यहाँ के जो हेड ऑफ स्टेट होते क्या होता है, उनका चुनाव होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है।
ध्यान में रखना है, ठीक है। यस। चलिए आगे के क्वेश्चन देखेंगे। चलिए इसका उत्तर बताइए क्या होगा। डी। ठीक है, ध्यान में, भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? मतलब सभी राज्य सभी धर्मों को मानता रहता परंतु उसका अपना कोई धर्म नहीं है। तो क्या भारत का कोई अपना धर्म नहीं, तो भारत एक नास्तिक राज्य है, कहना उचित होगा। सब भारत का कोई अपना धर्म नहीं तो भारत एक नास्तिक राज्य है, ठीक है। तो ये कहना नहीं। गलत होगा, ठीक है। भारत का अपना धर्म नहीं है, लेकिन भारत क्या है? नास्तिक राज्य नहीं है। मतलब भारत धर्म में विश्वास करता है लेकिन हमारा कोई धर्म नहीं, डेट मीन्स सभी धर्मों में विश्वास करते हैं, ठीक है। चीन की बात करेंगे, चीन में सबसे अधिक बौद्धिज्म, ठीक है, बुद्धिस्ट का आबादी सबसे ज्यादा है, लेकिन चीन एक नास्तिक राज्य है, ठीक है। कम्युनिस्ट स्टेट है इसलिए नास्तिक राज्य है चीन, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या है? नास्तिक नहीं है, लेकिन हमारा कोई अपना धर्म नहीं है, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या है? धर्मनिरपेक्षता। लेकिन हमारा संविधान में धर्मनिरपेक्ष नहीं लिखा हुआ है, हमारे संविधान में क्या जुड़ा हुआ है? पंथ निरपेक्ष, ठीक है। हमारे प्रस्तावना में आप देखोगे तो क्या है? पंथ निरपेक्ष लिखा हुआ है, जो कि 42वां संविधान संशोधन 1976 को क्या किया गया था? इसको शामिल किया गया था। आप बोलोगे सर धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष में अंतर क्या होता है? तो हिंदी भले ही अलग अलग है, इंग्लिश में दोनों का मतलब सेकुलरिज्म ही होता है, ठीक है। ध्यान में रखना है, ठीक है। जैसे हमने बताया था इंडिया क्या है? इंडिया यूनियन है। और अमेरिका के बारे में क्या बताया था? फेडरल। फेडरल है, ठीक है। लेकिन दोनों का हिंदी करोगे तो क्या आएगा? संघ ही आएगा, ठीक है। लेकिन दोनों में अंतर लेकिन दोनों के मीनिंग में क्या है? अंतर है, ठीक है। तो भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ यह है कि राज्य सभी धर्मों को मानता रहता है परंतु उसका अपना कोई धर्म नहीं है, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को जब भारतीय संविधान लागू हुआ तब से भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यद्यपि संविधान में कहीं भी स्पष्ट रूप से धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था, लेकिन धर्मनिरपेक्ष शब्द को या फिर पंथ निरपेक्ष शब्द को बाद में संविधान में जोड़ा गया। कौन से संवैधानिक संशोधन के द्वारा कब शामिल किया गया? तो क्या बताएंगे? संविधान संशोधन बिल्कुल ठीक है, 42वां संविधान संशोधन और 1976 को, ठीक है। अब आते हैं भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। संविधान क्या सर्वोच्च है? ठीक हाँ है, बिल्कुल सर्वोच्च है। संघ तथा राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है, बिल्कुल है। शक्तियों का स्पष्ट विभाजन की बात करेंगे तो किस प्रकार के शासन व्यवस्था का एग्जाम्पल है? ठीक है, संसदीय या फिर संघीय? संसदीय। ठीक है, नहीं संघीय। संसदीय सरकार का प्रकार होता है, शासन का प्रकार नहीं, ठीक है। संसदीय क्या है? सरकार का प्रकार। हमारे संसदीय शासन व्यवस्था मतलब संसदीय मतलब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है। और शासन का प्रकार हमारे यहाँ कैसा है? संघीय है, ठीक है। और हम लोग कहाँ से लिए संघीय शासन व्यवस्था? तो हमारा संघीय शासन व्यवस्था कनाडा से मॉडल से आधारित है। इसलिए ना पूरी तरीके से शक्ति जो है ना राज्यों के पास नहीं दिया गया, इसलिए हमें क्या कहा जाता है? तो अर्ध संघीय कहते हैं। क्या बोलते हैं? अर्ध अर्ध संघीय। संघीय। किसने कहा था भारत के संविधान को अर्ध संघीय, फिर भारत की शासन व्यवस्था का अर्ध संघीय? मैंने बताया था ना, केसी भी है। केसी वियर ने, ठीक है। किसने कहा था? केसी वियर ने, ठीक है। अब आते हैं संविधान के संशोधन के लिए विहित प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है, ठीक है। संघ की संसद तथा राज्य विधानसभा संप्रभु है, ध्यान में रखेंगे। उसके बाद देखिए संघ की संसद और राज्य विधानसभा संप्रभु नहीं है, ठीक है। अब आते हैं मूल अधिकारों की परिधि को निर्धारित करने के लिए संविधान की उद्देशिका का अवलंबन नहीं लिया जाता तो लिया जाता। 4-5 तो मैंने गलत कर दिया, मतलब मेरे हिसाब से इसका आंसर 1 2 3 होना चाहिए, ठीक है। मतलब डी 1 2 3 देखेंगे। आप यहाँ पे देखिएगा कौन बातचीत कर रहा है। हाँ, मैंने यहाँ पे इस एक ऑप्शन को काटा 1 2 3 इसलिए लिया क्योंकि भारत का जो संसद जो है उसका काम क्या है? कानून बनाना, ठीक है। क्या काम है? संसद का काम क्या होता है? कानून बनाना, ठीक है। लेकिन संप्रभु कहने का मतलब ये होता है ना ऐसी कोई संस्था जिसके जो कुछ भी बना दे और सबको मान्य है उसका रिव्यू नहीं किया जा सकता, ठीक है। लेकिन भारतीय संसद अगर किसी भी प्रकार की कानून बनाती है, फिर विधानसभा को भी कानून बनाने का अधिकार होता है, लेकिन वो कानून अगर ठीक है संविधान के खिलाफ होता है, फिर फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार के खिलाफ होता है, तो उस कानून का क्या हो जाता है? शून्यकरण हो जाता है या फिर अल्पीकरण हो जाता है, ठीक है। तो भारत के संसद संप्रभु नहीं है, ठीक है। मतलब संसद के द्वारा बनाए गए कानून को रिव्यू किया जाता है, ठीक है। ध्यान में रखना है, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद अगर बात करेंगे तो उसके बाद अगर हम बात करेंगे इसके बारे में ब्रिटेन के संसद के बारे में, तो ब्रिटेन के संसद क्या है? अपने आप में क्या है? तो ध्यान में रखना है संप्रभु है, ठीक है। ध्यान में रखना है क्या है? तो ब्रिटेन के संसद की बात करेंगे अपने आप में क्या है? संप्रभु है। इसको आपको ध्यान में रखना है। मतलब ब्रिटेन के संसद अगर किसी प्रकार की अगर कानून बनाती है
तो वह उसका रिव्यू कोई नहीं कर सकता। मतलब ब्रिटेन की संसद चाहे तो मनमानी कर सकती है। मतलब अब मान लीजिए कोई भी कानून अगर बनता है तो उसके कानून का रिव्यू करने का क्षमता किसके पास होता है? न्यायपालिका के पास होता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, किसके पास होता है? न्यायपालिका के। अगर संसद अगर किसी प्रकार का खराब अगर कानून बनाती है तो न्यायपालिका अगर चाहे तो उनके कानून को पूरी तरीके से रद्द कर देगी। ठीक है, तो इसीलिए संप्रभु नहीं है। उसके बाद अधिकारों की परिधि को निर्धारित, मूल अधिकारों की परिधि को निर्धारित करने के लिए संविधान का उद्देशिका का क्या लिखा? अवलंब नहीं किया जाता, तो ये भी गलत है। ठीक है, अगर मान लीजिए मूल अधिकार के संबंधित अगर कोई कानून है, ठीक है, जहां पे अपवाद है, ठीक है, या फिर नहीं समझ में आ रहा, संविधान वहां पे मौन है, तो वैसे कंडीशन में किसका सहारा लिया जाता है? उद्देशिका का या फिर प्रस्तावना का सहारा लिया जाता है। ठीक है, तो ये भी आपका गलत हो गया, यहाँ पे नहीं दिया हुआ। बाकी 1-3 की बात करें क्या है, तो आपका सही है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, भारत का संविधान सर्वोच्च है। संघ तथा राज्य की शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है। संविधान में संशोधन हेतु निश्चित प्रक्रियाओं का अनुसरण करना होता है। संघ की संसद तथा विधानसभाएं नहीं बल्कि राष्ट्र संप्रभु, हमारा राष्ट्र संप्रभु है। ठीक है, संसद या फिर विधानसभा संप्रभु नहीं है। उद्देशिका संविधान की आत्मा है। ठीक है, इसीलिए मूल अधिकार निर्धारित करती है, इसलिए 1, 2, 3 आपका सही है। भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत का तात्पर्य क्या है? द बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लाइज दैट। ठीक है, तो संविधान के कुछ ऐसे अनिवार्य लक्षण है, उनका निराकरण नहीं किया जा सकता है। ठीक है, मतलब ये आप देखोगे बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी की बात करेंगे तो पहले से नहीं था। ठीक है, इसको एक केस में इसको बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी शामिल किया। कौन सा केस था, बताएंगे कोई? केशवानंद भारती ये बात था ना, हाँ, 1975। केशवानंद भारती केस की बात करेंगे तो इसमें बोला था बेसिक स्ट्रक्चर। आप बोलोगे सर बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? अब मान लीजिए आपका घर है, ठीक है, आपका घर है, आपको घर को बोलेंगे इसको घर को सजाना है, या फिर बोलेंगे घर में थोड़ा सा चेंजिंग करना है, तो घर में चेंजिंग करने का मतलब क्या होगा? घर को प्लास्टर कर देंगे, पेंट कर देंगे, टाइल्स वगैरह लगा देंगे। अब कोई बेवकूफ आदमी आएगा क्या करेगा? पिलर को ही तोड़ देगा। तो पिलर को तोड़ देगा तो पता चलेगा पूरा घर ही गिर गया है। ठीक है, तो केशवानंद भारती केस में कहा गया है संविधान का कुछ ऐसा हिस्सा है, ठीक है, जिसको छूना भी मतलब मना है, मतलब उसको नहीं छू सकते। ठीक है, अगर उनको छुएंगे तो पूरा संविधान ही मतलब क्या होगा? अनवायलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो संविधान के कुछ ऐसे अनिवार्य लक्षण है जिनका निराकरण नहीं किया जा सकता है। ठीक है, मतलब उसको एब्रोगेटेड नहीं कर सकते, उसको हटा नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखना है। तो पहला नंबर ऑप्शन ही की बात करेंगे तो वही सही है। मतलब संविधान में कुछ, मान लीजिए घर को आप कुछ बनाने के लिए अगर देगा तो आप घर को क्या करोगे? अच्छा करोगे ना, ऐसा तो नहीं पिलर तोड़ दोगे, ठीक है, नींव हिला दोगे, इससे तो घर गिर सकता है। तो वही है, संविधान में अगर किसी भी चीज में अगर आपको संशोधन करना है तो जो बेसिक स्ट्रक्चर का जो हिस्सा है उसको अच्छे के लिए कीजिए, उसमें मजबूती के लिए कीजिए, न कि मतलब उसे बेसिक चीज को ही मतलब क्या कीजिए, खराब कर दीजिए। ये जो फैसला जो आया था 1973 में केशवानंद भारती केस में कहा गया था। ठीक है, अब उसके बाद हमारे संविधान में जो संशोधन करने की शक्ति किसके पास है? संविधान में संशोधन कर विधानसभा करेगी, संसद करेगी, या फिर दोनों ही कर सकती है? संसद करेगी ना। पार्लियामेंट। हाँ, ठीक है, संविधान में संशोधन केवल संसद ही करेगी। ठीक है, लेकिन मैंने क्या बोला? संसद को संशोधन करने की शक्ति क्या असीमित है या फिर सीमित है? क्या है बताओ, सीमित की असीमित? सीमित। सीमित है। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि संसद क्या है? संप्रभु नहीं है। जहां पे सीमित लिमिटेशन लग जाता है, लिमिटेशन का मतलब क्या होगा? आप संप्रभु नहीं है। अब ब्रिटेन की संसद क्या है? उसके पास असीमित अधिकार है। ठीक है, इसलिए ब्रिटेन के संसद के बारे में कहते हैं ब्रिटेन के संसद लड़का को, सॉरी, औरत को पुरुष और पुरुष को औरत बनाने के अलावा सारा ही काम कर सकती है। ठीक है, मतलब वो जो चाहे सो कर सकती है। मेल को फीमेल और फीमेल को मेल बनाने के अलावा सब कुछ कर सकती है। लेकिन भारत की संसद क्या है? उनके पास असीमित अधिकार नहीं है। मतलब 368 के तहत वो संशोधन तो करती है लेकिन कुछ भी संशोधन नहीं करेगी। अगर कुछ भी संशोधन करती है तो भारतीय न्यायपालिका व्यवस्था में उनके द्वारा किए गए संशोधन का जांच किया जाएगा। अगर वो गलत पाया जाता है तो उस कानून को क्या किया जाएगा? रद्द कर दिया जाएगा। इसलिए भारतीय संसद संप्रभु नहीं है। हमारे देश में कौन संप्रभु है? तो हमारा देश संप्रभु है। बाकी कोई भी संस्था हमारे यहाँ आप देखोगे ना तो संप्रभु संस्था नहीं है। ठीक है, संवैधानिक संस्था है, लेकिन संवैधानिक संस्था का मतलब क्या है? तो सरकार उनके नियमावली में जल्दी चेंज नहीं कर सकती है। संविधान के अधीन हुआ थी, उनको संविधान से उनको अधिकार मिला हुआ है। ठीक है, चलिए, अगर आप लोग को नौकरी बीपीएससी में हो जाता है तो आप लोग भी संवैधानिक अधिकारी हो, क्योंकि बीपीएससी के जो अधिकारी होते हैं बीपीएससी के होते हैं
उनके लिए आप देखोगे, ठीक है, संविधान में जगह है, ठीक है। राज्य लोकसभा आयोग, संघ लोकसभा आयोग, सबके संविधान में जगह दिया गया। मात्र एक ही नौकरी है जो कि एक तरह से बोलोगे जिनका जुड़ाव कॉन्स्टिट्यूशन से, बाकी कोई भी नौकरी जो है सो आपका वो नहीं है। संविधान के कुछ ऐसे अनिवार्य लक्षण हैं जिनमें निराकृत करके आधारभूत ढांचे को नष्ट नहीं कर सकते, इसी को बोला गया बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी, ठीक है। अब आते हैं 76 नंबर क्वेश्चन देखिए। भारत का संविधान अपने मूल ढांचे को संघवाद, पंथ निरपेक्षता, मूल अधिकारों तथा लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है। भारत का संविधान नागरिकों को स्वतंत्रता तथा उन आदर्शों पर संविधान आधारित है कि सुरक्षा हेतु न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था करता है, ठीक है। तो एक सही है, दो सही, या फिर दोनों सही है, तो ध्यान में रखेंगे आपको दोनों कथन की बात करें। एक मिनट, ऊपर वाला गलत है क्या? सही पूछ रहा है, हाँ केवल दो सही है, क्योंकि भारत का संविधान अपने मूल ढांचे को संघवाद, पंथ निरपेक्षता, मूल अधिकारों तथा लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है। नहीं, मूल अधिकार की बात करेंगे तो मूल अधिकार में परिवर्तन किया जा सकता है, ठीक है। तो भारत का संविधान अपने मूल ढांचे को, संघवाद तो मूल ढांचा का हिस्सा है, पंथ निरपेक्षता भी है, ठीक है, लेकिन फंडामेंटल राइट नहीं है, ठीक है। ध्यान रखिए, इसलिए फंडामेंटल राइट नहीं है, इसलिए आप देखोगे इमरजेंसी के दौरान में क्या होता है, ठीक है। तो इमरजेंसी के दौरान आप देखोगे तो फंडामेंटल राइट का क्या होता है, निलंबन हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये आपको नहीं आते हैं। अब यहाँ पे देखोगे क्या है, तो यहाँ पे न्यायिक पुनर्विलोकन या न्यायिक समीक्षा का अर्थ है वह जिसके तहत क्या होता है, कार्यपालिका के आदेशों और व्यवस्थापिका के कानूनों की संवैधानिकता की जांच कर सके और असंवैधानिक पाए जाने पर उन्हें अवैध घोषित कर सके। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था प्रत्यक्ष रूप से 13, 32, 131, 132 और 246 आदि अनुच्छेदों में दिखाई दी। पूछा जाएगा न्यायिक पुनर्विलोकन किसमें है? 13 में क्या होता है, जैसे हमारे फंडामेंटल राइट के खिलाफ अगर कोई भी अगर कानून बनता है तो उस कानून का अल्पीकरण हो जाता है 13 में। फिर 32 में भी है, इसमें ब्रीट जारी करने की शक्ति है, 131 में भी है, 132 में भी है और 246 में। 5 जो आपके जो ये आर्टिकल्स जो आपको दिखते हैं इसमें जुडिशियल रिव्यू है, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू की बात करेंगे 13, 32, 131, ठीक है, 132 और किसमें 246 में। यदि राज्य द्वारा कोई ऐसी विधि बनाई जाती है जो मूल अधिकारों को उल्लंघन करती है तो न्यायालय उसको शून्य घोषित कर देती है, अल्पीकरण हो जाता है। अनुच्छेद 13 को मूल अधिकारों का प्रहरी कहते हैं। क्या बोलते हैं? इनको गार्जियन कहा जाता है, प्रहरी कहा जाता है 13 को। मतलब मूल अधिकार के खिलाफ अगर कोई कानून अगर बनेगा तो उसके सामने कौन खड़ा रहेगा? अनुच्छेद 13 खड़ा रहेगा। सर तुम बनाओ ना, हम तो तुमको क्या करेंगे, समाप्त ही कर देंगे, ठीक है। और संविधान में मूल ढांचे का सिद्धांत वस्तुनिष्ठ रूप से उल्लेखित नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने निर्णयों के माध्यम से मूल ढांचे का सिद्धांत स्थापित किया गया और बार बार मतलब क्या होता है ना, इसकी बढ़ोतरी होती थी। विभिन्न जो फैसला जो देता है ना संविधान, सर्वोच्च न्यायालय जो अपना विभिन्न फैसला जो देते रहते हैं हमेशा 1973 के बाद, तो उसमें मूल अधिकार के बारे में चीजें देखने को मिलती है। जो फंडामेंटल राइट भी जिस समय बना उस समय कुछ ही थे, बाद में बोल दिया भाई सोने का अधिकार भी फंडामेंटल राइट है, ठीक है। सोने का अधिकार, राइट टू स्लीप की बात करो, वो भी आपका फंडामेंटल राइट है। मोबाइल आप देखते हो वो भी फ्री स्पीच को बढ़ावा देता है। सोशल नेटवर्किंग साइट यूज करना, ये सभी फंडामेंटल राइट है। तो जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया उसी तरीके से हमारा सुप्रीम कोर्ट की बात, उन्होंने मतलब बहुत बेहतरीन ढंग से कॉन्स्टिट्यूशन को सिंप्लीफाई करते गए, ठीक है। भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द प्रारंभ में संविधान के अंश नहीं थे, ठीक है, बिल्कुल नहीं थे। उद्देशिका में भारत के संविधान के उद्देश्यों का उल्लेख है। उद्देशिका की बात करेंगे, न्यायालय में परिवर्तनीय है तो नहीं। द प्रियम्बल इज इनफोर्सेबल इन कोर्ट इन ऑफ लॉ, नहीं है, ठीक है। न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, ठीक है, ध्यान में। मतलब उद्देशिका के चीजों को लोग आप न्यायालय में नहीं जा सकते। न्यायालय में परिवर्तनीय उद्देशिका भी नहीं है और साथ में आप देखोगे तो डीपीएसपी भी नहीं है, ठीक है। ये भी ध्यान में, ये भी आपको न्यायालय में क्या है तो परिवर्तनीय नहीं है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ध्यान रखना, उद्देशिका न्यायालय में परिवर्तनीय है नहीं है। उद्देशिका संविधान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आप बोलोगे संविधान का हिस्सा है कि नहीं है, तो संविधान का हिस्सा है जो संविधान के निर्वचन में सहायता करता है। उद्देशिका की प्रकृति गैर न्यायिक है, ठीक है, ध्यान में रखें। मतलब इसको कोर्ट में ले जाके इनके चीजों के ऊपर डिबेट वगैरह नहीं हो सकता। आप बोलोगे सर उद्देशिका काम कहाँ पे आता है, तो जहां पे संविधान मौन हो जाता है वहां पे उद्देशिका से सहारा लिया जा सकता है। तो उद्देशिका कह क्या रही है, ठीक है। कितने क्वेश्चन थे इसमें? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, बिल्कुल है। भारत का अपना एक संविधान है, बिल्कुल, ठीक है। दोनों कथन की बात करेंगे तो सही, लेकिन कोई जरूरी नहीं है इसे कोई लोकतांत्रिक देश का संविधान हो भी, ठीक है।
हो सकता है बहुत सारे लोकतांत्रिक देश का संविधान नहीं भी होता है, ठीक है। तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है क्योंकि यहाँ जनता द्वारा सरकार एक निश्चित कार्यकाल के निर्धारित की गई है, अतः कथन ए सही है। भारत का अपना लिखित संविधान, अतः कारण भी सही, किंतु कारण एक ही सही व्याख्या नहीं है। मतलब किसी लोकतांत्रिक देश के होने के लिए संविधान की आवश्यकता हो ये कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, ध्यान में रखना है। या फिर किसी देश का अगर संविधान है तो ये भी नहीं कह सकते वो देश लोकतांत्रिक है, क्योंकि संविधान तो सब जगह होता है ना। लेकिन क्या सभी देश लोकतंत्र होते हैं कि नहीं होते हैं? संविधान तो चाइना में भी है, ठीक है, और चाइना के लोगों को फंडामेंटल राइट भारत से ज्यादा दिया गया, लेकिन उसको लागू कराने के लिए अधिकार उनको नहीं दिया गया, ठीक है। तो समझ रहे, मतलब आपको खाना खजाना सब कुछ दे दिए, सारा कुछ आपको दे दिए, ठीक है, टोटल चीज है, टोटल मतलब खाना बनाने के लिए टोटल आइटम है, गैस वगैरह सब कुछ है, ठीक है। और अब बाद में आपको ना माचिस ही नहीं देते हैं, तो वही वाला चाइना का स्थिति, वहां पे फंडामेंटल राइट भर भर के दिया गया भारत से ज्यादा है, लेकिन अगर वो फंडामेंटल राइट अगर नहीं मिलता है तो उसको लागू कैसे कराएंगे, उसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया, क्योंकि वहां पे ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट है। तो कोई देश में अगर संविधान है तो ये कहना बिल्कुल गलत है, वो देश भी मतलब डेमोक्रेटिक है। और ये भी जरूरी नहीं से कोई डेमोक्रेटिक नेशन है तो उसका अपना, ठीक है, संविधान होगा ही, ठीक है, ध्यान में रखना। तो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। जैसे मान लीजिए अगर बात करेंगे यहाँ पे ब्रिटेन का, ब्रिटेन भी एक तरह से देखेंगे तो वहां पे भी लोकतंत्र है, लेकिन वहां का लिखित संविधान नहीं है, ठीक है। आप देखोगे चाइना का भी अपना संविधान है, नॉर्थ कोरिया का भी अपना संविधान है, बट दे आर नॉट डेमोक्रेटिक। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, बिल्कुल। भारत एक प्रभुसत्ता संपन्न राज्य, ये भी ठीक है। भारत में लोकतांत्रिक समाज है, भारत एक कल्याणकारी राज्य है, ठीक है। तो सारे ही सारे चीज की बात करेंगे सही है। भारत एक कल्याणकारी, इंडिया जो वेलफेयर स्टेट, आप बोलोगे सर भारत एक वेलफेयर स्टेट कैसे है? तो बहुत सारी चीजों में आप देखोगे सरकार जो होती है मूलभूत चीजों की पूरा करने की कोशिश करती है। आप बोलोगे सर मूलभूत चीज क्या होता है? तो एजुकेशन मूलभूत चीज है। गवर्नमेंट के द्वारा सरकारी स्कूल में शिक्षा मुफ्त दी जाती है कि नहीं दी जाती? बताइएगा, मिलता है ना? अस्पताल के लिए आप जाते हो तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है कि नहीं, भले स्थिति उनकी जैसी भी हो, है कि नहीं है? है सर। मिड डे मील स्कीम है कि नहीं है? बच्चों को पढ़ने के हाँ लिए है। स्कॉलरशिप दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है? आप लोग पास करते हो तो पैसा मिलता है कि नहीं मिलता है? तो ये एक डेमोक्रेटिक स्टेट के अलावा एक मिलता है सर। कल्याणकारी राज्य है। तो ये कोई जरूरी नहीं है सो कोई राज्य अगर डेमोक्रेटिक है तो वो कल्याणकारी भी होगा, ठीक है। तो कल्याणकारी वेलफेयर स्टेट की बात करेंगे, मतलब वेलफेयर स्टेट का मतलब क्या होता है? जो सबसे नीचे दबे हुए लोग जो है उनका अधिक से अधिक कल्याण करने वाले राज्य को कल्याणकारी राज्य कहते हैं, ठीक है। अब भारत में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा कहाँ पे आपको देखने को मिलती है? किस हिस्सा में देखने को मिलता है? नीति निर्देशक बीएसपी में सर। नीति निर्देशक तत्व में, वेरी गुड, बहुत अच्छे। नीति निर्देशक तत्व में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा देखने को मिलती है, ठीक है। तो ध्यान रखना, उद्देशिका और नीति निर्देशक तत्वों से स्पष्ट होता है कि भारत एक कल्याणकारी राज्य है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों को रूपरेखा दी गई है वह मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों एवं मौलिक कर्तव्यों के माध्यम से व्यक्त होता है, ठीक है। भारतीय संविधान तथा संविधान निर्माताओं ने उद्देश्य को संविधान की प्रस्तावना में क्या किया? प्रतिबिंबित किया। मतलब हमारा, मतलब जैसे किसी किताब को आप खोलते हो, जैसे पहला ही पेज में देखोगे तो किताब लिखने का उद्देश्य क्या है वो लिखा हुआ रहता है ना। तो हमारे संविधान का जो पर्पस की बात करेंगे, ठीक है, क्या है, क्यों बनाया गया, हमारा संविधान किस प्रकार से चीजों को पोर्ट्रेट करते, सब हमारे उद्देशिका में लिखा हुआ है। मतलब किसी भी देश का संविधान कैसा है वो पूरे संविधान को पढ़ने से अच्छा है उसका प्रियम्बल उद्देशिका को पढ़ लिया जाए, ठीक है, उसी से पता चल जाएगा कि भाई इसका पर्पस क्या है कि नहीं है। अगर इस किताब में जो चीज भी दी हुई, जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो, ठीक है, वो सारा किताब को पलट के देखोगे या फिर शुरू में 2-3 पेज देख लोगे इसमें कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, वही करेंगे ना। तो पर्पस क्या होगा? पर्पस सब ऊपर में लिखा है। तो प्रस्तावना की बात करेंगे, प्रियम्बल की बात करेंगे ना, हमारा संविधान क्या क्या है, हमारे संविधान को प्रतिबिंबित करती है, ठीक है। हमारा संविधान कैसा है वो हमारे प्रस्तावना को पढ़ने से पता चल जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? ठीक है, तो हमारे यहाँ प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। आप बोलोगे सर कैसा गवर्नमेंट है? तो हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है। बोलोगे सर अमेरिका में कैसा है? तो अमेरिका में प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। बोलोगे सर मतलब ब्रिटेन में कैसा है? तो ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। जहां पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होंगे वहां पे मतलब कार्यपालिका की शक्ति किसके पास आएगी? तो कार्यपालिका की शक्ति की बात करेंगे, कार्यपालिका का शक्ति का मेनली प्रयोग प्राइम मिनिस्टर करेंगे। कौन करेंगे? प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। मतलब यहाँ पे प्रेसिडेंट जो होंगे क्या मतलब केवल नाम मात्र के मतलब क्या होंगे? प्रधान होंगे, ठीक है। संसदीय शासन प्रणाली भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। भारतीय संविधान भारत में एक संसदीय शासन प्रणाली की अनुशंसा करता है। अनुच्छेद 53(1) के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में होती है, लेकिन इसका प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थों के द्वारा करेगा, ठीक है। संघ की कार्यपालिका शक्ति
ठीक है, किसके पास होती है? एग्जीक्यूटिव पावर की बात राष्ट्रपति करेंगे के तो पास। प्रेसिडेंट के पास होती है, लेकिन वो इसका प्रयोग नहीं कर सकते। प्रयोग किसके लिए करेंगे? तो उसके लिए उनके पास एक मंत्री परिषद होगा, जिनके बारे में जानकारी किसमें दी गई? आर्टिकल 74 में क्या है? तो एक मंत्री परिषद होगा। मंत्री परिषद को लीड कौन करेगा? तो मंत्री परिषद को लीड पीएम साहब करेंगे, ठीक है। तो राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। आप बोलोगे सर मंत्री परिषद और राष्ट्रपति के बीच में जोड़ने वाला कड़ी को क्या बोलते हैं? तो जोड़ने वाला कड़ी जो होता, पुल जो होता, जो कि प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रपति के बीच में, सॉरी, मंत्री परिषद और प्राइम मिनिस्टर, मंत्री परिषद और राष्ट्रपति के बीच में जोड़ने का जो कड़ी जो होता है वो कौन होता है? पीएम होता है, ठीक है। ध्यान रखें, मतलब मंत्री परिषद का रिपोर्ट चाहिए राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति को रिपोर्ट कौन देगा? अरे राष्ट्रपति सारे मंत्री से अलग अलग न्यूज नहीं ना पूछेंगे, चलो तुम बता दो, तुम बता दो, तुम बता दो, नहीं, सारे मंत्री किसको रिपोर्ट करेंगे? प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री क्या करेंगे? राष्ट्रपति को रिपोर्ट करेंगे, ठीक है। राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। अतः स्पष्ट है कि संसदीय व्यवस्था के तहत राष्ट्रपति नाम मात्र का कार्यपालिका प्रमुख होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कैसी शासन व्यवस्था है? अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है। तो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पढ़ाएंगे ना, तो ये सब बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा आपको। भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया, बिल्कुल हो गया। मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया। दोनों के दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे तो क्या है? सही है, ठीक है। आप सही बोलोगे है। यहाँ पे भारत में जो मौलिक अधिकार है अमेरिका में किसके बराबर है? बिल ऑफ राइट्स या फिर बिल ऑफ राइट्स, क्या होगा? बताया था मैं, बिल ऑफ राइट। बिल ऑफ, अमेरिका में बिल ऑफ राइट्स, भारत में क्या? तो फंडामेंटल राइट, ठीक है। ध्यान में रखना है, ठीक है। बाकी कुछ इसमें है नहीं। अब आते हैं निम्नलिखित में से कौन सी भारत के संविधान की विशेषता नहीं है? तो मूल नियमों का एक समुच्चय प्रदान करता है। ये सरकार की शक्ति को विनिर्दिष्ट करता है। देश की सर्वोच्च विधि है। ये न्यायपालिका की सर्वोच्चता को विनिर्दिष्ट करता है। देखिए हमारे यहाँ सुप्रीमेसी तो कोई नहीं, हमारे यहाँ कोई अगर सुप्रीम है तो कौन है? संविधान है। कौन है? संविधान है। मतलब सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम तो है, लेकिन उनको भी किसके नियमों के अधीन रह के कार्य करना पड़ता है? तो संविधान को नियमों के अधीन ही रह के काम करना पड़ता है। मतलब हमारे यहाँ कोई भी सुप्रीम नहीं है, ठीक है, सबके ऊपर सब है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट क्या है? संविधान का रक्षक कौन? संविधान का रक्षक कौन है? संविधान का रक्षक सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। क्या बोलते हो? संरक्षक कौन है? सुप्रीम कोर्ट की। हमारे संविधान की कुछ विशेषता है। देखिए आप पूछेगा एग्जाम में प्रश्न आता है, मेंस का क्वेश्चन है ये, 7 नंबर का क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। पूछेगा भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। दिया भी था ना मैं, ठीक है। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। सबसे लंबा लिखित संविधान, विभिन्न स्रोतों का ग्रहण, नम्यता एवं अनम्यता के, मतलब रिजिडिटी एंड अनरिजिडिटी के बीच में क्या है? रिजिड होता है ना, उसके बीच का मतलब क्या? समन्वय है, मिश्रण है। सरकार का कौन सा स्वरूप है? संसदीय, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका है। मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व का वर्णन है, और एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यह भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बात करेंगे भारत के संविधान के विषय में, निम्नलिखित कथन में से किसका है, ठीक है। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन है। किसने कहा था? केसी बियर ने। केसी बियर ने और भी कहा भारतीय संविधान को अर्धसंघीय भी इसी ने बताया था, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि एक संविधान एक मशीन की तरह बेजवान चीज है, जिसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो उनका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है, इसके लिए राष्ट्र हित ही मतलब क्या है? सर्वोपरि है, ठीक है। ध्यान में रखना, कहने का मतलब अगर लोग अगर अच्छे होंगे तो उस देश का संविधान खराब ही होगा, लेकिन उसका शासन व्यवस्था बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर देश में जो जिस व्यक्ति के हाथ में प्रशासन के नींव है, अगर वो अगर अच्छे नहीं है तो एक अच्छे खासे संविधान का भी बेड़ागर कर देंगे, ठीक है। तो स्टेटमेंट किनका था? राजेंद्र बाबू का। राजेंद्र बाबू ने कहा था एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है, इसमें लोग जीवन फूंकते हैं तो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है, जिनके लिए राष्ट्र हित मतलब क्या है? सर्वोपरि है। भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच, भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं समान है, ठीक है। तो ध्यान रखना, अपशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास में भारत में तो है, लेकिन अमेरिका में नहीं है। अपशिष्ट शक्तियां राज्य के पास अमेरिका में तो है, भारत में नहीं है। राष्ट्रपति के पास पॉकेट भी था, ठीक है। उच्च सदन में कुछ मनोनीत सदस्य, बताना दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही है? पहला सही है, पहला दूसरा तो होगा नहीं, तो इसमें इसका आंसर ए लिया है। ये तो इसका आंसर कभी नहीं होगा, ठीक है।
ए में अपशिष्ट शक्तियां केंद्र के हो पास, सकता ये है गलत सर। है। नहीं अरे ए में केवल ऑप्शन 3 है, 3 अच्छा देखिए। अच्छा अच्छा अच्छा। हम ये ए का मतलब ये मान रहे थे, ठीक है। ए में ऑप्शन 3 दे दिए, यही एग्जाम में गलती कर देता है, पता है। इसे आदमी का तो आदत क्या होता है, 1 2 3 4 करके रखने का। अब ए में दे दिया ऑप्शन नंबर 4, ए में दे दिया ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। उस हिसाब से गलती हो जाती है एग्जाम में। जब भी ऑप्शन को, जैसे मैं अभी कैसे कंफ्यूज हो गया, हम मान के चल रहे थे 1 नंबर में कौन सा ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन होगा, यहाँ पे बी होगा। तो उस हिसाब से अगर ए ऑप्शन दे देंगे तो ये वाला होगा, ठीक है। तो ऐसे, लेकिन यहाँ पे क्या दे दिया, 3 दे दिया, ठीक है। ए ऑप्शन में क्या है, 3 है, मतलब ये सही है, ठीक है। पॉकेट वीटो की बात करें कि राष्ट्रपति के पास है, ठीक है। पॉकेट वीटो का प्रयोग करने वाले जो राष्ट्रपति जो है 1986 में प्रयोग किया था, उनका नाम क्या था, ज्ञानी जैल जेबी सिंह। ना। ज्ञानी जैल सिंह, ठीक है, ज्ञानी जैल सिंह। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज था, कभी बताऊंगा क्यों प्रयोग किया था इन्होंने, ठीक है। अभी नहीं बताऊंगा, इन फ्यूचर बताऊंगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे उल्टा दे दिया है, अपशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास यूएसए में है, अपशिष्ट शक्तियां भारत के पास, केंद्र के पास किसमें है, तो इंडिया में केंद्र के पास अपशिष्ट शक्तियां है, ठीक है। चलिए इसको आपको ध्यान में रखना है। बाकी वही चीज है, संघीय व्यवस्था आपको देखने को मिलेगा दोनों जगह, न्यायिक पुनर्विलोकन दोनों जगह है, राष्ट्रपति की वीटो शक्ति दोनों जगह है, राष्ट्रपति सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है, दोनों ही जगह है, ठीक है। लेकिन संघीय व्यवस्था में भी अंतर है, ठीक है। अमेरिका शुद्ध रूप से संघीय शासन व्यवस्था वाला देश है। भारत कैसा है, भारत अर्ध संघीय है, ठीक है, शुद्ध रूप से संघीय नहीं है, ठीक है। अब आते हैं संविधान सभा द्वारा अंगीकृत ऐतिहासिक उद्देश्यों के कथन के संबंध में, ठीक है। संविधान सभा द्वारा अंगीकृत ऐतिहासिक उद्देश्यों के कथन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। उद्देश्यों के कथन ने अपनी सभी उत्तरवर्ती चरणों से संविधान के रूप निर्माण का अनुप्रमाणित किया। यह केवल एक ये सर प्रस्ताव सही भर है ही सर। नहीं था, बल्कि एक घोषणा, एक दृढ़ संकल्प और एक प्रतिज्ञा थी। इसने हमारे संविधान का अंतर्निहित दर्शन प्रदान किया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला, संविधान सभा द्वारा अंगीकृत ऐतिहासिक उद्देश्यों के कथन, मतलब उद्देश्य प्रस्ताव के संदर्भ में बात हो रही है, ठीक है। हाँ, इंडियन पोस्ट के रिलेटेड ही मतलब विधायक था, मतलब सरकार जो चाहती थी ना, मतलब आप जो लेटर जो आप भेजते हो ना, तो सरकार उस लेटर को पढ़ना चाहती थी, ठीक है। मतलब कोई भी व्यक्ति कोई भी लेटर पोस्ट करे तो गवर्नमेंट चाहती थी सुरक्षा के दृष्टि से उनके लेटर को पढ़ा जाए, ठीक है। इससे मतलब क्या होगा, फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है, राइट टू प्राइवेसी का एकदम बेड़ागर्क हो रहा है, और भी बहुत सारी दिक्कतें हो रही थी। तो जब ये विधायक जब राष्ट्रपति के पास गया तो राष्ट्रपति ने इस विधायक पे पॉकेट वीटो का प्रयोग किया, मतलब उन्होंने ना तो हाँ बोला ना तो ना बोला, उनको लॉन्ग टर्म के लिए रोक के रख लिया। मतलब सरकार ने राष्ट्रपति ने किसी प्रकार का जवाब ही नहीं दिया। मतलब ये काफी खराब विधायक था। अगर पास अगर हो जाती तो गवर्नमेंट जो थी, राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार, आपके द्वारा लिखे गए पत्र जो होते थे या फिर कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट होता था, सरकारें उसको खोल के देख सकती थी, ठीक है। तो ये काफी खराब चीजें थी, इसीलिए मतलब उन्होंने पॉकेट पीटे का यूज किया था, ठीक है। डांत विधायक था, ठीक है। तो क्या है इसका आंसर, तो इसका आंसर सी लिया है, मतलब सारे ही सही है, ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव के संबंध में बात हो रही है, तो उद्देश्यों के कथन ने अपनी सभी उत्तरवर्ती चरणों से संविधान के रूप निर्माण को अनुप्रमाणित किया, ठीक है। यह केवल एक प्रस्ताव भर ही नहीं था, बल्कि एक घोषणा, एक दृढ़ संकल्प और एक प्रतिज्ञा थी, ठीक है। इसने हमारे संविधान के अंतर्निहित दर्शन प्रदान किया। तो सारे ही कथन की बात करेंगे, सही है, ठीक है। अब आते हैं भारत की संप्रभुता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, बिल्कुल भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, लेकिन भारत के राष्ट्रमंडल का सदस्य होना इसकी संप्रभुता को क्वेश्चन नहीं करता है। मतलब राष्ट्रमंडल का सदस्य भारत अपनी मर्जी से, भारत जब भी चाहे तब राष्ट्रमंडल का त्याग दे सकता है। राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम हो जाती है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है भाई साहब, ठीक है। जबरदस्ती राष्ट्रमंडल का सदस्य नहीं बनाया गया है, ठीक है। तो केवल ऑप्शन 1 सही है, ठीक है, ध्यान में रखना है। आप देखोगे राष्ट्रमंडल, जैसे भारत ने वर्ष 1949 में राष्ट्रमंडल की सदस्यता स्वीकार करते हुए ब्रिटेन को इसका प्रमुख माना है, तथापि संविधान से अलग ये घोषणा किसी भी तरह के भारतीय संप्रभुता को प्रभावित नहीं करती है, ठीक है, ध्यान में रखना। राष्ट्रमंडल का प्रमुख ब्रिटेन है, मतलब वही बताया था ना, जहां जहां पे ब्रिटेन ने कभी भी शासन किया था वैसे देश राष्ट्रमंडल के मतलब क्या होते हैं, सदस्य होते हैं, ठीक है। मतलब जहां पे ब्रिटेन का कहीं न कभी मतलब उनका शासन, जैसे कनाडा पे रहा, ऑस्ट्रेलिया पे रहा, भारत पे रहा, पाकिस्तान तो भारत का ही साथ, ये सब राष्ट्रमंडल के सदस्य है, ठीक है। और इसका प्रमुख कौन होता है, ब्रिटेन है। मतलब इसका मतलब ये नहीं से भारत की शासन व्यवस्था में संप्रभुता को ब्रिटेन क्या करती है, प्रभावित करती है, ठीक है। भारत के संविधान के बारे में निम्नलिखित कथनों पे कौन सा सही है, ठीक है। इसे दिसंबर 1946 से दिसंबर 1949 के बीच तैयार किया गया। संविधान के प्रारूपों पर जनसभाओं में चर्चा हुई,
विश्व में संविधान का ये एक संक्षिप्तम मतलब सबसे छोटा है, गलत। ठीक है, ध्यान रखना है। दिसंबर 1949 में प्रारूपण पूरा होने के तुरंत बाद ही इसे प्रदर्शित कर दिया गया, तो ये गलत लिया, इसका आंसर ए लिया है, मतलब ठीक है। इसे दिसंबर 1946 से दिसंबर 1949 के बीच, मतलब एक्चुअली में तो नवंबर ही था ना, क्योंकि जनवरी में तो लागू ही हो जाती है। ठीक है, इसको मतलब क्या किया गया, तैयार किया गया, तो यही आपका सही लिया है। ठीक है, भारत का संविधान सभा द्वारा निर्मित किया गया था। संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 से शुरू होकर 26 नवंबर 1949 तक चली। संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे। ठीक है, अब पैसे कितने खर्चा हुआ तो कोई बताएगा कितना पैसा खर्चा हुआ था? 63,96,729 रुपया। हाँ, 63 लाख या 64 लाख कह लीजिए ना, थोड़ा सा कम 64 लाख। ठीक है, थोड़ा सा कम 64 लाख। ठीक है, वेरी गुड। अब आता है संविधान सभा के किस सदस्य ने ये समाधान प्रस्तावित किया कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज समान अनुपात में केसरी, सफेद और गहरे रंग का 36 तिरंगा हो, जिसके बीच में गहरे नीले रंग का चक्र हो। ये विचार किसने रखे थे? देखिए आपके पास ऑप्शन है अंबेडकर जी, राजेंद्र बाबू, ठीक है, झंडा वाला क्या रहा, झंडा तथा समिति, कुछ याद आ रहा है? ठीक है, लेकिन इसके ये यहाँ पे ये गलती नहीं करना, वह झंडा तथा समिति राजेंद्र बाबू के साथ में था, लेकिन यहाँ पे क्या था, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में प्रस्ताव पेश किया था कि भारत का राष्ट्रीय, ये अच्छा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज केसरिया, सफेद और गहरे हरे रंग का 3 बराबर चौड़ाई वाली पत्तियों वाला तिरंगा होगा, जिसके बीच में क्या होगा, गहरे नीले रंग का क्या होगा, चक्र होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक देशी राज्य वर्ष 1946 में संविधान सभा के साथ सीधी बातचीत करना पसंद किया बजाय नरेंद्र मंडल के माध्यम से? कौन था? तो बड़ौदा। ठीक है, वहां के शासक का नाम क्या था, गायकवाड़ था। ठीक है, तो बड़ौदा के जो शासक जो थे गायकवाड़ जो थे, उन्होंने मतलब क्या किया, भारतीय संविधान सभा से डायरेक्ट बातचीत करना शुरू किया, न कि मतलब उन्होंने नरेंद्र मंडल के माध्यम से बातचीत करना नहीं शुरू किया। नरेंद्र मंडल मतलब राजाओं का मतलब प्रीवी काउंसिल बोलते थे, क्या बोलते थे, प्रीवी काउंसिल बोलते थे। बहुत सारे राजाओं का ना अपना एक ग्रुपिंग बना के रखा था। ठीक है, राजाओं की एक सभा थी, उसको प्रीवी काउंसिल बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे नरेंद्र मंडल उसी को कहा जाता है। ठीक है, नरेंद्र मतलब कोई आदमी का नहीं था, ये राजा, नरेंद्र का मतलब राजा, मंडल का मतलब काउंसिल, मतलब राजाओं का क्या था, अपना एक ग्रुपिंग था। ठीक है, इनमें से किसने, संविधान सभा ने यह कहा था कि 26 जनवरी 1949 को भारत अंतर विरोधाभास के जीवन काल में प्रविष्ट हो रहा है? तो ध्यान रखें, स्टेटमेंट की बात करेंगे, अंबेडकर जी का है। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में कहा था कि 26 जनवरी 1950 को भारत अंतर विरोधों के जीवन काल में मतलब क्या हो रहा है, प्रवेश हो रहा है। ठीक है, जयपाल सिंह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, जयपाल सिंह झारखंड से आते थे। ठीक है, हॉकी टीम के कप्तान थे। ठीक है, इनका विवाह इनके इनके इनका ससुर जी का नाम बताओ, बड़ा इंटरेस्टिंग इनका ससुर जी का नाम। ठीक है, WC बनर्जी का नाम आपने सुना है क्या कहीं पे? WC बनर्जी का नाम? ठीक है, तो WC हाँ सर बनर्जी जो सुने थे ना, हैं। उनके पहले बेटी से कांग्रेस इनका मंत्री विवाह रहे हुआ था। थे। ठीक है, तो इनका नाम था जयपाल सिंह राणा। ठीक है, संविधान सभा के सदस्य थे, उन्होंने आदिवासी महासभा की स्थापना की थी, भारतीय हॉकी टीम के कप्तान भी थे। उन्होंने छत्तीसगढ़ के लिए अपना एक अलग राज्य अभियान चाहिए, गलती है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की जगह पे क्या हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखो, काफी पॉपुलर चेहरा है झारखंड के ये। ठीक है, तो गलत पूछ रहा था ना, डी वाला गलत है। जयपाल सिंह मुंडा भारतीय आदिवासी एवं झारखंड आंदोलन के सर्वोच्च नेता थे। ये एक अंतर्राष्ट्रीय हॉकी के खिलाड़ी थे। 1928 में संपन्न ओलंपिक खेलों में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे। उन्होंने बिहार झारखंड राज्य बनाने की मांग की। संविधान सभा के सदस्य थे। उन्होंने आदिवासियों के मुद्दे को संविधान सभा में रखा और 1938 में उन्होंने आदिवासी महासभा भी बनाया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, काफी ग्रेट पर्सनालिटी थे। इनका विवाह की बात करेंगे ना, तो व्योमेश चंद्र चटर्जी के बेटी से इनका विवाह हुआ था। निम्नलिखित में से कौन से दल का प्रतिनिधित्व भारत की संविधान निर्माती सभा ने नहीं किया था? ठीक है, तो लिबरल पार्टी नहीं था। ठीक है, लिबरल पार्टी नहीं था। भारत की संविधान निर्माती सभा में लिबरल पार्टी का प्रतिनिधित्व नहीं था। ठीक है, हिंदू महासभा के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल से, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के भीमराव अंबेडकर बंबई से, कम्युनिस्ट पार्टी के सोमनाथ लाहिरी, नाम इंपोर्टेंट है, ध्यान रखें, बंगाल से संविधान सभा के सदस्य थे। अब आते हैं, बताना निम्नलिखित में से कौन संविधान निर्माती सभा का सदस्य नहीं था? तो ध्यान रखें, मोहम्मद अली जिन्ना नहीं था। कहां से रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान का बंटवारा हो गया था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से संविधान सभा को एक गैर कांग्रेसी सदस्य था? ठीक है, कांग्रेस के नहीं थे, तो भीमराव अंबेडकर जी की बात करेंगे, तो कांग्रेस के नहीं थे, ध्यान में इसको रखना है, इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे चलेंगे। हु सेड द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वाज द कांग्रेस एंड द कांग्रेस वाज इंडिया? किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी या कांग्रेस थी? भारत, ग्रेनविल ऑस्टिन। किसने कहा था? ब्रिटिश संविधान विशेषज्ञ ग्रेनविल ऑस्टिन ने संविधान सभा पर आक्रमण किया था। उन्होंने कहा था भाई साहब, कांग्रेस की लोकप्रियता बहुत ज्यादा है
आज संविधान को बनाने का श्रेय कांग्रेस को जाता है। कांग्रेस ने जिस प्रकार से चाहा उसी प्रकार से संविधान को बना दिया। इसलिए ध्यान रखना, कांग्रेस ही संविधान सभा थी या भारत, मतलब उन्होंने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। ठीक है, ध्यान में रखना। ग्रेनविल ऑस्टिन, नाम इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा के वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने कही थी? तो मौलाना आजाद ने कही थी, हालांकि इसको नहीं माना गया। ठीक है, 15 वर्षों तक स्थगित करने का वकालत की, किंतु राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जोरदार ढंग से वयस्क मताधिकार के पक्ष में अपना समर्थन व्यक्त किया। अब चलेंगे संविधान सभा का पहले उपाध्यक्ष। ठीक है, प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य। ठीक है, उसके राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान के मुंशी जो थे ना, उसमें थे संविधान सभा के एकमात्र कांग्रेसी सदस्य। ठीक है, मिलाना पड़ेगा। इसका आंसर बी लिया है, बता ही देता हूं। संविधान सभा के एकमात्र अध्यक्ष की बात, उपाध्यक्ष की बात के प्रथम एससी मुखर्जी थे। प्रारूप समिति में एकमात्र कांग्रेसी सदस्य की बात के एम मुंशी थे। राजस्थान के जयपुर रियासत का प्रतिनिधित्व 1948 में बीटी कृष्णमाचारी द्वारा किया गया था। ध्यान रखें, इंपोर्टेंट है। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, संविधान, भारतीय संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा गया था, बिल्कुल ठीक है। भारतीय संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा रखा गया था, तो ये गलत है ना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी ही तो गलत है, क्योंकि उद्देश्य प्रस्ताव को रखने का श्रेय किसे जाता है? तो नेहरू जी को जाता है। ठीक है, एससी मुखर्जी को संविधान सभा के उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, जो कि मात्र 2 दिन तक ही रहते हैं। ठीक है, 1947 से पहले 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? उनको क्या बोलते थे? पूर्ण स्वराज दिवस बोलते थे ना। इसकी घोषणा की गई थी 26 जनवरी कब? 1930 में इसकी घोषणा हुई थी। ठीक है, लाहौर अधिवेशन के बाद। इसको पूर्ण स्वराज दिवस इनको कहते थे। इसी दिन को याद करते हुए हम लोगों ने क्या किया? स्वतंत्रता दिवस भी, गणतंत्र दिवस के तौर पे इस दिन को आजकल हम लोग मनाते हैं। संविधान के प्रारूप जैसा विचलित किया गया, वह केवल देश के शासन के लिए तंत्र उपलब्ध कराता है। यह सत्ता में किसी विशेष दल को स्थापित करने की प्रयुक्ति नहीं है, जैसा कि कुछ देशों में किया गया। सत्ता में कौन हो, इसे जनता के बिनिश्चयात छोड़ दिया गया, जैसा कि होना भी चाहिए यदि इस तंत्र को लोकतंत्र के परीक्षण पे खरा उतरना है। ठीक है, द एबव पासिंग फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूट असेंबली डिबेट्स इन एब्रिटुएटेड टू, मतलब किसके संदर्भ में बात कही गई है? इन्होंने कहा था अम्बेडकर जी। ठीक है, ध्यान रखना, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने प्रारूप संविधान पर टिप्पणी की थी। संविधान का प्रारूप जैसा विचलित किया गया, वह केवल देश के शासन के लिए तंत्र उपलब्ध कराता है। यह सत्ता में किसी विशेष बल को स्थापित करने की प्रयुक्ति नहीं है, जैसा कि कुछ देशों में किया गया है। सत्ता में कौन हो, इसे जनता के विनिश्चय यार छोड़ देना चाहिए, मतलब जनता के निर्णय के लिए छोड़ देना चाहिए, जैसा कि होना चाहिए यदि इस तंत्र को लोकतंत्र के परीक्षण पर खरा उतरना है तो। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के केंद्रीय सिद्धांत नहीं है? ठीक है, मतलब क्या, मतलब कहने का मतलब है सेंट्रल। ठीक है, सेंट्रल थ्योरी कह लीजिए, फिर सेंट्रल टेंट। ठीक है, क्या नहीं है? ये धर्म के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है, बिल्कुल करता है। ये कतिपय धर्मों को शासकीय प्रतिष्ठा देता है। गिव्स ऑफिशियल स्टेटस टू सर्टेन रिलीजन, गलत है ना। ठीक है, ये तो गलत है। और भी ऑप्शन है क्या? ये किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता देती है, ये तो ठीक है। यह धार्मिक समुदायों के भीतर सभी नागरिकों की समानता सुनिश्चित करता है। ठीक है, तो केवल 2 ही लग रहा है मेरे को। ठीक है, क्या होंगे? केवल 2 ही होंगे। ठीक है, 2 मतलब ऑप्शन नंबर कितना है? 2 में, अच्छा डी में। ठीक है, तो ठीक है, केवल इसका डी सही है, बाकी सारे ही सही थे इसमें। अब आते, कितने क्वेश्चन थे टोटल? बहुत ज्यादा सर। बहुत ज्यादा, कितना? 150 के आसपास सर। ठीक है, तो बाकी कल करेंगे। ठीक है, यहाँ तक करवा दिया ना, नहीं 102 सर, तक। उतना नहीं होगा, 150 नहीं होगा। अरे थोड़ा सा ही बचा हुआ, नींद में आप लोग रहते हैं क्या? नहीं तो 115 तक ही है। 114 के आसपास है। चलिए, आप देखेंगे तो डी बता दिया इसका। चलिए 103 नंबर क्वेश्चन देखिए। ठीक है, ग्रेनविल ऑस्टिन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा संविधान निर्माण में भारत की अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान था? बहुसंख्यक शासन तथा अल्पसंख्यकों के अधिकार, या फिर सर्वसम्मति अभी समायोजन? मैंने बोला था ना, ग्रेनविल ऑस्टिन ने भी माना है इन चीजों को। भारत का जो संविधान निर्माण है, ठीक है, ध्यान में, भारत के जो संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया जो थी, उसमें किसी भी वोटिंग का सहारा नहीं लिया गया था। ठीक है, मतलब सभी लोग अगर किसी बात पे एग्री नहीं होते थे तो बात विवाद किया जाता था, उनसे मतलब कोशिश की जाती थी वो इन चीज पे अपनी सहमति रखे। ठीक है, किसी प्रकार का वोटिंग नहीं कराई गई थी। ठीक है, तो ग्रेनविल ऑस्टिन की बात करेंगे तो अरे ग्रेनविल ऑस्टिन पे अमेरिकी इतिहासकार क्यों दिए हुआ है? ग्रेनविल ऑस्टिन ब्रिटिश था।
ठीक है, यहाँ पे अमेरिकी दिया हुआ है, चेक कीजिए ग्रैंड ऑस्टिन। ये लक्ष्मीकांत में दो दो जगह पे गलत दिया, एक जगह अमेरिकी लिख दिया हुआ है और एक जगह ब्रिटिश लिखा हुआ है। ठीक है, अभी कुछ देर पहले भी आपने ब्रिटिश पढ़ा था ना। देख लीजिएगा, मेरे हिसाब से ब्रिटिश ही होगा। निम्नलिखित विद्वानों में से किसने भारत के संविधान को शिवन रहित जाल के रूप में आधारित किया है? ठीक है, मतलब वो सिमलेस अमेरिका वेव। का ही था। हाँ, वो अमेरिकन ही है। अमेरिकन है तो इसमें ब्रिटिश भी दिया हुआ था। ठीक है, चले अमेरिकन मान के चलते हैं। ठीक है, ग्रेनविल ऑस्टिन भारतीय संविधान को संवैधानिक चर्चाओं के अमेरिकी विद्वान थे। ठीक है, भारतीय संविधान के बारे में उनके लेखक के योगदान के लिए उन्हें 2011 में, ठीक है, पद्मश्री सम्मानित किया गया था। इनकी प्रमुख पुस्तक है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कर्नर स्टोन ऑफ ए नेशन, ठीक है, तथा वर्किंग ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन द इंडियन एक्सपीरियंसेस। इन्होंने भारतीय संविधान को शिवन रहित जाल के रूप में भी आधारित किया है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना। अमेरिकन थे, गलत दिया था ब्रिटिश, लक्ष्मीकांत में ब्रिटिश दिया हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान का प्रकार नहीं है? ठीक है, राजनीति के अच्छे लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करता है, नागरिकों के अधिकारों के समुचित सेट की गारंटी देता है, सरकार के विभिन्न अंगों के शक्ति को परिभाषित करता है, न्यायपूर्ण समाज के लिए स्थितियां को सृजित करता है। ठीक है, तो बोला कौन नहीं है, तो इसका आंसर ए लिया। भारत का संविधान यह नहीं लिखा है कि राजनीतिक के लिए अच्छे लोगों के भागीदारी को सुनिश्चित करता है। अगर ऐसा अगर रहेगा तो राजनीतिक में मतलब सारे सारे करप्ट लोग क्यों ही जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हु एमंग द फॉलोइंग इज सुप्रीम इन इंडिया पॉलिटिकल सिस्टम? भारत के मतलब बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च होता है राज्य व्यवस्था में? मैंने बोला ना, कोई भी सर्वोच्च नहीं है। अगर कोई सर्वोच्च है तो कौन है? संविधान है। सुप्रीम कोर्ट भी सर्वोच्च नहीं, इसको ध्यान में रखना है। सबके सब संविधान के अधीन काम करना है। भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं? संविधान दिवस मनाते, क्योंकि इस दिन हमारा संविधान क्या होता था? ठीक है, अंगीकृत किया गया था, अधिनियमित किया गया था। ठीक है, निम्नलिखित में से किनको विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के समान माना जाता है? ठीक है, तो शक्तियों का परीक्षण की बात करेंगे, विधि के समान क्षमता की बात करेंगे। ठीक है, सरकार, ठीक है, ध्यान में, सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व या फिर स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न था निम्नलिखित में से किनको विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाता है? तो ध्यान रखें, इसका आंसर क्या होगा? सी, मतलब 1 2 4। ठीक है, लिमिटेशन ऑफ पावर भी है, इक्वलिटी बिफोर लॉ भी है, ठीक है, स्वतंत्रता और नागरिकता का अधिकार भी है। ठीक है, सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व जो है वो नहीं है। ठीक है, ध्यान में रखना है, मतलब 1 2 4 बिल्कुल। ठीक है, ये विधि के शासन प्रसिद्ध ब्रिटिश किसने दिया था? प्रोफेसर डाइसी। डाइसी के बारे में पढ़ा था लक्ष्मीकांत में, उनमें भी लिखा हुआ था, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, डाइसी के बारे में। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को प्रारूप को किस दिन स्वीकारा गया? तो ध्यान रखेंगे, तो कौन सा दिन था? तो 22 जुलाई को था ना, 22 जुलाई 1947 को ध्वज को स्वीकार कर दिया गया। सबसे ऊपर केसारिया शक्ति एवं साहस का, बीच में सफेद शांति एवं सच्चाई के, हरा रंग समृद्धि एवं बंधुत्व का प्रतीक है। ठीक है, श्वेत पट्टी पे एक नीला चक्र है जो 24 तिलिया है, जो कि न्याय चक्र के रूप में गतिशीलता का प्रतीक है। ठीक है, और कहता है चक्र हमारा कदम कभी ना रुकेगा। ठीक है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया? तो फिर वही क्वेश्चन, 22 जुलाई आ गया 1947 को। ठीक है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में तिलियों के स्पोक्स कितने हैं? 24। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? तो चक्र की बात करेंगे तो न्याय का प्रतीक है। ठीक है, ध्यान में रखना। 14-15 अगस्त 1940 की मध्य रात्रि केंद्रीय असेंबली में इकबाल गीत हिंदुस्तान हमारा तथा जन गण मन किसने गाया? ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो किसने गाया था? एम एस सुब्बालक्ष्मी। ठीक है, एम एस सुब्बालक्ष्मी शास्त्रीय संगीत गायिका है। ठीक है, इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ध्यान में रखें, एम एस सुब्बालक्ष्मी। ठीक है, तो 14-15 अगस्त 1940 की मध्य रात्रि को केंद्रीय असेंबली में इकबाल का गीत हिंदुस्तान हमारा तथा रविन्द्रनाथ टैगोर का लिखित जन गण मन भारत की राष्ट्रीय गान एम एस सुब्बालक्ष्मी ने गाया था। उल्लेखनीय कि भारतीय राष्ट्रगान का समय कितना है? 52 सेकंड। लेकिन युद्ध काल के समय में जब हमको राष्ट्रगान करना है, कारगिल वगैरह के समय में, कितने समय में इसको किया गया था? जल्दीबाजी में अगर करना संक्षेप में, तो कितने समय में? 20 सेकंड में। कितना? 20 सेकंड में। ठीक है, संपूर्ण राष्ट्रगान का वादन समय की बात करें 52 सेकंड है। एंड अब द लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका, किन लोगों का स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल का पोर्टफोलियो उनके अंतरिम सरकार 1946 के पोर्टफोलियो से भिन्न था? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जगजीवन राम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एस.सी. भाभा, सरदार पटेल। ठीक है, तो इसका आंसर क्या लिया है? इसका आंसर डी लिया। केवल तीन की बात करेंगे तो केवल एस.सी. भाभा का ही मतलब क्या था? 3 में क्या भाई? एस.सी. भाभा,
एक और तीन होगा, नहीं जगजीवन राम का भी था, भीम था, जगजीवन राम का एक और तीन। अच्छा देख लेता हूँ, ठीक है। जगजीवन राम का भीम तो नहीं होना चाहिए जगजीवन राम का। इसका आंसर क्या है? डी, सॉरी, वही तो बोल रहा हूँ, नहीं होगा जगजीवन राम का, केवल तीन होगा ना, केवल भाभा साहब थे। हाँ, जगजीवन राम का ध्यान में रखेंगे, 1946 में भी सेम था, अंतरिम में भी सेम ही दिया। राजेंद्र बाबू खाद्य कृषि दोनों में, एससी भाभा एक में वाणिज्य थे, बार में जाके खनन कार्य एवं मिल गया था। सरदार बलदेव सिंह दोनों में क्या थे? रक्षा मंत्री थे। ठीक है, तो इसी के साथ आज का टॉपिक क्या होता है? समाप्त होता है। कल के क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे। स्पेक्ट्रम का जो चैप्टर जो था उसमें क्या वो क्या था? औपनिवेशिक कंपनियों का भारत में आगमन पढ़ रहे थे, और आई थिंक ब्रिटेन के बारे में पढ़ा रहा था ही ना।